हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के होनहार प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और बहुत अच्छे से अपने आप का ख्याल रखते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ ही साथ मज़े से वीडियो देखने बैठ गए होंगे। जी हाँ विद्यार्थियों, जी हाँ बेटा, जो कार्य हम बहुत अच्छे से करते हैं उसका प्रतिफल भी हमें अच्छा ही मिलता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप का ख्याल रखिए ताकि कार्य अच्छे से हो सके और हमें खुशी या हम सबका जो जहाँ भी हम जाएं, जहाँ भी हम रहते हैं वो वातावरण भी सकारात्मक हो। चलिए तो हम शुरू करते हैं कक्षा 12वीं, जी हाँ बिहार बोर्ड हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 का पाठ 8, क्योंकि इससे पहले हम 7 पाठ टोटल काव्य खंड की मैं बात कर रही हूँ, हम 7 पाठ कंप्लीट कर चुके हैं, पूरे हो चुके हैं और आज मैं लेकर आई हूँ पाठ 8। लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने, नाम है उषा। शमशेर बहादुर सिंह जी, आप देखिए चित्र देखकर ही आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। ऐसा हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा किसे पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो आपने ये भी देखा होगा ना कि जिस तरह से खिला हुआ फूल सबको अच्छा लगता है, मुरझाया हुआ किसी को पसंद नहीं आता, उसी प्रकार से चेहरे पर मुस्कान बहुत ही तरोताज़ा होनी चाहिए ताकि हमारे साथ साथ हमारे आसपास का वातावरण भी प्रसन्नचित हो। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम शमशेर बहादुर सिंह जी अर्थात कवि परिचय की ओर, उसके बाद हम चलेंगे उषा कविता की व्याख्या की ओर। ठीक है। कवि शमशेर बहादुर सिंह, नाम तो आपने सुना ही होगा। जन्म हुआ था 13 जनवरी सन 1911, मृत्यु 1993। जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड। माता पिता प्रभुदेई और तारिक सिंह। शिक्षा 1928 में हाई स्कूल, 1931 में इंटर, 1933 में बीए। ठीक है। कब कब क्या उन्होंने किस तरह से शिक्षा प्राप्त की? 1931 में इंटर, 1933 में बीए, 1938 में एमए। कृतियां चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने उदिता बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। इस तरह की आपकी रचनाएं रही हैं जो कि हिंदी साहित्य में अपना अनूठा स्थान रखती हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी एक ऐसा नाम जिसको परिचय की अब कोई आवश्यकता नहीं है दुनिया जगत में। उषा की तरह जैसी उनकी रचना, अर्थात में कह सकते हैं हम कि यथा नाम तथा गुण। उषा कविता में कवि ने क्या बताया है, क्या आपको पता है उषा का अर्थ क्या है? क्या आपने उषा शब्द पहले सुना है? बिल्कुल सही है, सुना है। तो बताइए उषा का अर्थ क्या होता है? उषा काल, प्रातः काल। हाँ, सूर्योदय से पहले का जो वातावरण रहता है, जहां आकाश में चारों तरफ लालिमा छाई रहती है, लाली छाई रहती है और ऐसा लगता है जैसे कि आकाश भी स्वर्णिम हो गया है, सुनहरा हो गया है। इतनी सुंदर लालिमा का उषा काल का कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने वर्णन किया है कि वर्णन बस हम सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हमारी आंखों के सामने वो छवि, वो वातावरण है। ठीक है। तो उषा काल की विशेषता और साथ ही साथ उन्होंने सूर्य को स्त्रीलिंग बताया है। आप सोचिए, क्या सूर्य स्त्रीलिंग है? नहीं, पुल्लिंग है। लेकिन उन्होंने इस प्रकार से इस कविता में रचना की है कि अभी आपको आनंद आ जाएगा कि अच्छा कैसे, सब कुछ जानेंगे आप। चलिए चलते हैं। प्रसिद्ध कविता ना केवल ये बिहार बोर्ड में ही है अपितु एनसीईआरटी में भी है, कक्षा 12वीं में ही है उषा। ये शमशेर बहादुर सिंह जी की प्रसिद्ध रचना है और हिंदी के जाने माने विश्वविख्यात कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। प्रसिद्ध कविता उषा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने भोर की सुंदरता का मनोहारी वर्णन किया है। कहते हैं कि भोर का जो आकाश है, सुबह, सुबह भी नहीं, हम सूर्योदय की बात सुबह कहेंगे, लेकिन सूर्योदय से पहले अर्थात प्रातः काल या उषा काल की जो सुंदरता है
और जो आकाश है वह शंख की तरह नीला, एकदम डार्क नीला होता है ना, गहरा नीला, लालिमा से पहले, तो गहरा नीला है। तो शंख से उसकी तुलना की है। शंख से क्यों की है? पवित्रता के दिखाने के लिए, अर्थात पवित्रता दर्शाने के लिए। शंख का नाम लेते ही पवित्रता भरा माहौल आ जाता है। तो जो आकाश है वो कैसा है? शंख की तरह नीला है। बादलों से घिरा हुआ नीला आकाश भोर में शंख के समान, मैं यहां पर एक शब्द और जोड़ना चाहूंगी, शंख के समान पवित्र दिखाई देता है। ठीक है। आंगन में जो मिट्टी का चूल्हा है वह अभी गीला है। उन्होंने कहा है राख का लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। क्यों? कैसे? गांव की सुंदरता का वर्णन किया है कि जिस तरह से सुबह होते ही चूल्हे के आसपास पोंछा लगाया जाता है मिट्टी से, फिर वो गीला रहता है, वहां पर किसी को आने जाने नहीं देता कि भाई नहीं 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 वहां पर पैर के निशान आ जाएंगे, अभी चौका गीला है। नियमित रूप से गांव में ये कार्य होते हैं पवित्रता को दर्शाने के लिए, शुद्धता रखने के लिए। तो आंगन में जो मिट्टी का चूल्हा है वह अभी गीला है। भोर के समय जो आकाश में अंधकार होता है वो काली सिल के समान है जिस पर मसाला पीसा जाता है। सिल और बट्टा सुना है आपने? मिक्सर ग्राइंडर की बात नहीं कर रही हूं मैं, यहां पर मैं बात कर रही हूं इस तरह का एक पत्थर रहता है, इस शेप में रखते हैं अक्सर। ये हो जाता है सिल, जिस पर इस तरह से डॉट 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 अर्थात ऐसे होते हैं ताकि मसाला या जो भी है वो अच्छे से पिस सके। इसी की तरह एक छोटा पत्थर होता है, मान लीजिए ये बट्टा हो गया, इसमें भी इस तरह से रहते हैं। अब इनसे पीसा जाता है मसाला। लाल मिर्च भी हाथ से पीस कर सब्जी बनाई जाती है तो वो स्वादिष्ट होती है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं गांव में जो कहते हैं नहीं भाई हम पिसा हुआ मसाला नहीं खाते हैं, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, हम तो तुरंत पीसते हैं सिल बट्टे पर और तब हम सब्जी बनाते हैं। आज भी बहुत से लोग हैं गांव में जो गैस चूल्हे पर भोजन नहीं बनाते हैं, बल्कि लकड़ी और चूल्हे पर जो रोटियां बनती हैं ना, वो आप 2 रोटी अधिक खा जाएंगे, इतनी अच्छी लगती है, कुरकुरी मुरमुरी स्वादिष्ट, और उस पर शुद्ध घी, वाह वाह, मजा आ जाता है। सच में मुझे भी गांव की याद आ गई कि काश अभी मैं जाऊं और चूल्हे की रोटी खाकर आऊं। जब सूर्य की पहली किरण आकाश में फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर लाल केसर फैला दिया हो। अब लाल सिल बट्टे को भी उन्होंने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने जब उस वातावरण में शंख के समान गहरे नीले कलर का ये रंग का आकाश, उसके बाद उन्होंने काली सिल के समान अंधकार को बताया है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि उस पर आकाश में फैलती ऐसा लग, जब सूर्य की पहली किरण, जब सूर्य की पहली किरण आती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर लाल केसर फैला दिया हो। अंधेरा लाल केसर सूर्य की लालिमा भरे प्रकाश से धुल गया हो, जैसे स्लेट को किसी ने लाल चौक से रंग दिया हो। और जब सूर्य नीले आकाश में निकलता है तो बस ऐसा लगता है कि मानो किसी नीले जल से गोरी सुंदर स्त्री, देखो मैंने कहा था ना, सूर्य को स्त्रीलिंग सुंदरी कह दिया है कवि की महिमा भी अपरंपार है। तभी तो कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ऐसा लगता है जैसे किसी नील जल से कोई गोरी सुंदर स्त्री बाहर आ रही हो और फिर सूर्य पूरी तरह उदित हो जाता है और उषा का जादू टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे गौर वर्ण की सुंदर सी स्त्री सुबह सुबह स्नान करके आई हो। तो वो सूर्य के लिए कहा है उन्होंने, सुंदर स्त्री कह दिया, सोचिए आप। मतलब ये जो कवि की कल्पनाएं होती हैं वो अनंत होती हैं। हम सामान्य व्यक्ति तो संभवतः वहां तक सोच भी ना पाए। अब आगे हम चलते हैं, पढ़ते हैं कविता की पंक्तियां। एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा, ताकि क्योंकि पूरी कविता का पूरा भावार्थ तो कभी पूछा नहीं जाता है। 2 पंक्तियां, 4 पंक्तियां, या कभी कभी आशा स्पष्ट कीजिए में सिर्फ एक पंक्ति का भी अर्थ पूछा जाता है। तो यहां पर हम हर एक पंक्ति को ध्यान से सुनेंगे। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि आप बस, बेटा मैं खास तौर से आप लोगों का ध्यान चाहूंगी काव्य खंड में, क्योंकि गद्य खंड की जो कहानियां रहती हैं फिर भी हमें समझ में आ जाएंगी 1-2 बार पढ़ने में, सुनने में। लेकिन काव्य खंड को जब तक हम पूरी तरह से 100% ध्यान एकाग्रता के साथ नहीं सुनेंगे समझ में नहीं आएंगी। इसलिए कहती हूं आपसे कि बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा।
प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रात काल जो आकाश रहता है, अर्थात सूर्योदय से पहले जो आकाश है वो बहुत गहरे नीले शंख की तरह रहता है, एकदम पवित्र, जिसमें कोई प्रदूषण नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सब कुछ एकदम थमा सा, स्थिर सा, मन को, हृदय को सुकून देने वाला। आपको ये पता है ना, सबको पता होगा कि सुबह की सैर सूर्योदय से पहले टहलने जाना चाहिए, वातावरण शुद्ध रहता है, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप से अरे नहीं, उससे कुछ नहीं, हम कभी भी चले जाएं, हमारे अनुसार है। ऐसा नहीं है। शुद्धता, पवित्रता जो सूर्योदय से पहले रहती है वो फिर कभी नहीं रहती है। इसीलिए हमने चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, या प्रसिद्ध कवियों की जो रचनाएं हैं, सब में सुना है। और हमारे अपने घर में दादा दादी, नाना नानी, या फिर हमारे अपने बड़े बुजुर्ग भी हमसे कहते हैं कि बेटा समय पर उठो, समय पर सो। लेकिन बच्चे कहते हैं अब रात में हमें रात भर जागेंगे, दिन भर सोएंगे, हमें पढ़ना है। प्रकृति के चक्र को ही उल्टा करने पर तुले हुए हैं। फिर महीने 2 महीने बीत जाने पर स्वास्थ्य में खराबी आ ही जाती है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप देखो हम तो सो रहे हैं ना, सोना ही तो है 8 घंटे, चाहे हम दिन में सो जाएं चाहे रात में। ऐसा ही होता तो हमेशा दिन 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 रहता, या रात 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 रहती, लाइटें जलाकर रहते सब लोग। प्रकृति के चक्र के अनुसार जब हम चलते हैं तो हमारा शरीर भी हमारा हमेशा साथ देता है। समय से पहले हम बूढ़े नहीं हो जाते। इवन मैं तो ये कहती हूं कि आपकी उम्र बढ़ते बढ़ते भी लगता नहीं है कि उम्र बढ़ गई है। ठीक है, तो यहां पर पढ़ते हैं, चलिए कविता पढ़ते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, ब्रैकेट में लिखा है अभी गीला पड़ा है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी दिगंत भाग 2 के उषा कविता नामक उषा से ली गई हैं, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इसमें उन्होंने सूर्योदय से पहले की उषा काल का, अर्थात प्रातः काल का वर्णन किया है कि किस तरह से जो आकाश है वो शुद्ध है, पवित्र है, गहरा नीला, जैसे कि शंख रहता है। शंख का यहाँ पर उदाहरण इसलिए लिया है ताकि उसकी पवित्रता को दर्शाया जा सके। ठीक है, इन पंक्तियों में कवि शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि भोर का जो आकाश है वह शंख की तरह नीला है, पवित्र है। बादलों से घिरा हुआ नीला आकाश भोर में शंख के समान दिखाई दे रहा है। आंगन में जो मिट्टी का चूल्हा है वह अभी गीला है और वो राख से लिपा हुआ है। ठीक है, राख से लिपा जाता है और उसके साथ ही पवित्रता का सूचक है। ऐसा नहीं है कि सुबह उठे और उसी पर चाय नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, पहले उसको लीपा जाता है और अच्छे से उसको पोंछा जाता है। तो यहां पर पवित्रता को दर्शाया गया है। अगली पंक्तियां हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काली सिल पर जरा से लाल केसर से मल दिया हो कुछ। या फिर स्लेट, स्लेट बत्ती देखी है आपने बेटा? हम जब पढ़ते थे तब हम स्लेट और बत्ती ही थी हमारे हाथ में। एक आती थी कागज जैसी स्लेट जिसको कुट्टी वाली स्लेट बोलते थे, एक आती थी जिसको हम पत्थर की स्लेट बोलते थे। तो यहां पर लकड़ी लगी रहती थी आसपास और बीच में काला पत्थर था, उसमें बत्ती से या बत्ती से लिखते थे। अब यहां पर लिखा है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। ऐसा लग रहा है जैसे स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मल दी हो। तो अब भोर का जो आकाश है उस पर लालिमा छा गई है। प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 के उषा नामक कविता से ली गई है और इन पंक्तियों में शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि भोर के समय जो आकाश में अंधकार होता है उसकी काली सिल से तुलना की गई है जिस पर मसाला पीसा जाता है। वह सूर्य के प्रकाश, अर्थात अब सूर्य की पहली किरण आकाश में फैलने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर लाल केसर फैला दिया हो। केसर तो आप जानते ही हो। हाँ, अंधेरा लाल केसर सूर्य की लालिमा भरे प्रकाश से धुल गया है, जैसे स्लेट पर किसी ने लाल चौक रंग दिया हो।
कवि की कल्पना। पंक्तियां हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जो उषा का जादू छाया हुआ था चारों तरफ, सूर्य के उदित होते ही वो जादू टूट रहा है। क्यों? क्योंकि जो आकाश में लालिमा छाई हुई थी, कभी खड़िया लाल मिट्टी से तुलना की है, कभी केसर से तुलना की है, तो अब जैसे ही सूर्योदय होता है, उसकी वो जादू था, जो उषा काल का जादू था, वो टूट गया। तो पंक्तियों में कवि ने यही कहा है कि जब सूर्य नीले आकाश में निकलता है तो ऐसा लग रहा था जैसे नील जल से कोई गोरी सुंदर स्त्री नहा धोकर बाहर आ रही हो। सूर्य को गोरी सुंदर स्त्री कह दिया है। फिर सूर्य पूरी तरह उदित हो जाता है और उषा का जादू टूट जाता है। कवि की कल्पनाएं अनंत रहती हैं। उनकी कल्पनाएं तभी तो कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि, रवि अर्थात सूर्य, वहां पहुंचे कवि। क्योंकि सूर्य किरणें तो किसी ठोस वस्तु के या अभी जैसे दीवार है या कुछ भी आर पार नहीं जा सकती हैं, परंतु कवि की कल्पना को कभी भी कोई भी रोक ही नहीं सकता। क्या पता कहाँ कहाँ चले जाए। हाँ, अनंत होती हैं, अकल्पनीय होती हैं कल्पनाएं, यही इन्होंने बताया है। आशा करती हूँ कि उषा कविता को बहुत सुंदर तरीके से सुना है आपने। सुंदर तरीका, जी हाँ, सुनने का सुंदर तरीका भी होता है जब हम बहुत ध्यान से मन लगाकर किसी बात को सुनते हैं, उसे आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसको सुंदर सुनना कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपने सुंदरता के साथ सुना होगा और शमशेर बहादुर सिंह जी इस कविता के माध्यम से जो हमें बताना चाहते हैं प्राकृतिक वातावरण के बारे में, कि गांव में कितना सुंदर पवित्र वातावरण रहता है, या फिर उन्होंने ये भी बताया है, इसका उद्देश्य ये भी है, शिक्षा कविता से हमें यह भी मिलती है कि हमें किस तरह से अपनी दिनचर्या का पालन करना चाहिए। प्रातः काल सूर्य से पहले उठना है, अपने नित्य नियमित रूप जो कर्म है वो करना है, ताकि हम स्वस्थ रह सकें और खुश रह सकें। सूर्य नमस्कार करना होगा। ओम सूर्याय नमः 12 आसन होते हैं और इस तरह से स्टेप करते हैं जैसे मैं करती हूँ। तो यदि हम इस तरह से अपने आप का ख्याल रखते हैं तो हम हिट रहते हैं और फिट रहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि आपको अपने आप का ख्याल रखना है। जब आप अपने आप का ख्याल रखेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। सुना है? यस। उषा का अर्थ समझ में आया होगा, शमशेर बहादुर सिंह जी का उद्देश्य भी समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।